नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DICS। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल 2024, जो कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह इन्होंने जो है क्या किया, लोकसभा में इस बिल को पेश किया। पेश कब किया था? पेश किया था आपको अगर डेट बताएं तो February 5 को, मंडे को ये पेश हुआ और विद इन अ वन डे February 6 पास हो गया। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल किस के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है स्पेसिफिक आपके प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर आता है। प्राइम मिनिस्टर इसको क्या करते हैं, चेयर करते हैं। बट यू नो कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे काम हैं, डेट्स वाई उनके साथ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि उसमें से एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आपके कौन, जितेंद्र सिंह। यू नो कि मिनिस्टर्स को कैटेगराइज किया जाता है, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होता है मिनिस्टर जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज को हैंडल करता है। तो उसमें से मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्या है, मंत्री है, लेकिन ये प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। किस डिपार्टमेंट में असिस्ट कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल करती क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है IAS IPS IRS ऑफिसर, ग्रुप A ग्रुप B सर्विसेज जितनी भी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल लेवल पे, उन सब के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको जो है कैडर अलॉट करना, रिजर्वेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हैंडल करती है। ठीक है। उनका ट्रांसफ़र करना, उनको जो है प्रोबेशन पीरियड से प्रमोट करना, प्रमोशन उनको देना, ये सब चीज़ें किसके हाथ में है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के हाथ में है। जिसके आपके बात करें तो कौन है, इसको लीड कर रहे हैं जितेंद्र सिंह, जो कि रिपोर्ट किसे करते हैं, प्रधानमंत्री को। ठीक है। ये तो हो गया भाई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अब ये बिल की अगर चर्चा करें तो ये बिल इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये बिल हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट और GPSC हो या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेसिफिक UPSC के लिए खास, क्योंकि ये जो बिल आया है ये सेंट्रल लेवल का बिल है। इसको मॉडल बिल की तरह देखा जा रहा है। मॉडल बिल क्या देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक बार अगर सक्सेस होता है, वैसे तो कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है एक मॉडल बिल की तरह है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, फॉलो कर सकती है। ठीक है। अब ये बिल जो है लोकसभा में पेश हुआ है, और आपको पता है लोकसभा में बहुत सारे बिल पेश होते हैं, तो बिल की ऑथेंटिसिटी, उसके दिए गए हुए अंदर जो दिए गए वर्ड्स हैं, जो डेटा है, उसको ऑथेंटिफाइड तरीके से कहाँ पढ़ना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है PRSindia.org। ठीक है। मैं चाहूँ तो पूरा बिल अभी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब से कोई भी बिल अगर आप देखें न्यूज़ में, तो वो बिल को कहाँ ढूंढेंगे आप, PRSindia.org की वेबसाइट पे जाइए। ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए ईयर, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2024। ठीक है। आप चाहो तो साल भर का देख सकते हो कि 2024 में भी कौन से बिल आए हैं, तो आपके सामने यहाँ पे 2024 में जो बिल आएंगे, स्पेसिफिक कौन से बिल आएंगे जो बजट सेशन में गए हैं। ठीक है। बजट सेशन में जो बिल है वो आएगा। अब स्पेसिफिक हमारे बिल को देखते हैं कहाँ पे है, तो अपना बिल जो है ये रहा, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। अभी क्या दिख रहा है, ये पेंडिंग दिख रहा है। पेंडिंग क्यों दिख रहा है, बिकॉज पेंडिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब तक ये बिल राज्यसभा से पास होके, जब तक प्रेसिडेंट के पास ना जाए और साइन ना कर दे प्रेसिडेंट, तब तक ये बिल पास नहीं होगा। अभी ये बिल सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है। ठीक है। डेट्स वाई ये पेंडिंग में दिख रहा है। इसको चेक करते हैं क्या है ये बिल। अभी एक्ट बना नहीं है, अभी सिर्फ बिल है, तो इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे मैं आपको क्लिक करते हुए दिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, 5 फरवरी को इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये बिल की समरी फॉर्म आपको यहाँ दिख जाती है। ठीक है। ये आपकी समरी फॉर्म है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पे, तो रेलेवेंट लिंक में PRS प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, या तो PRS इस बिल की पूरी समरी निकाल लो, तो इसकी समरी अगर निकालोगे तो छोटा सा एक पेज के अंदर आपको समरी मिल जाएगी, जो कि आपको क्या करना है, सेव करना है, जेरोक्स करके रख लीजिए अपने पास। और अगर चाहो तो ये पूरे ओरिजिनल बिल को आप देख सकते हो, जो कि आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बिल जब आप देखोगे, अगर कल को जाके मान लेते हैं कि IAS IPS नहीं बने, तो आप कल को जाके MP MLA बन जाओ। ठीक है। क्या ही दिक्कत है, MP MLA जब आप बनोगे, जब कोई मिनिस्टर्स आपके वहाँ पे पार्लियामेंट में अगर वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, बिल पेश कर रहा है, तो आपको एक कॉपी दी जाएगी। ठीक है। वो कॉपी कैसी होगी, ये कॉपी कुछ इस प्रकार की दिखेगी आपको। यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, बिल नंबर क्या है, 15, जो कि 2024 में आया है। बिल का नाम दिखेगा, द पब्लिक
एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, ठीक है। और आपको ये टोटली चैप्टर के हिसाब से चैप्टर 1 क्या कहना चाहता है, उसमें आपका सेक्शन, ये जो चीज़ें हैं सेक्शन 1 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आज क्या करते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं कि एक बिल आखिरकार कैसा दिखता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिल नंबर 15, ठीक है, 2024। बिल का नाम आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका चैप्टर 1 क्या कहता है, प्रिलिमिनरी की बात करता है। प्रिलिमिनरी मतलब सिंपल, जो एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी कहाँ जाएगा आपका, ये शॉर्ट टाइटल दिख रहा है। और कमेंसमेंट मतलब इस बिल का नाम क्या है, तो क्या बोला है सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट में बी, क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ठीक है। तो ये बिल का नाम ये है, जो कि चैप्टर 1 सेक्शन 1 इसको कहता है। टाइटल दे दिया उसने, ठीक है। और आप चाहो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। आज का मेरा उद्देश्य यही है कि आप एक तो ये बिल के बारे में जानें, और दूसरा जब बिल आप कहीं से पढ़ना चाहें तो आप PRS इंडिया की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाओ, जो कि इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक ये बिल को अच्छे से रिफ़र कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चैप्टर 1 देख लिया, सेक्शन 1 क्या कह रहा है, ये एक टाइटल दे रहा है कि भाई बिल का नाम ये रहेगा। आगे बात करते हैं, ये मैंने इस प्रॉपर आर्टिकल को मैंने पीछे से निकाला है, लास्ट के 2 पेज है, क्यों, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहे। अब ये जो बिल आया है, ये बिल स्पेसिफिक कौन से एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहेगा। ये एग्ज़ाम कौन सी है, जो UPSC कंडक्ट करती है, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करती होगी उसके लिए है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके लिए बिल है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके लिए है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS आप सब जानते हो, PO है ना। तो ये IBPS कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी तो वो भी ये जो प्रोविज़न इस बिल में दिए गए हैं उसमें मान्य होगा इस एग्ज़ाम में भी। और कोई भी मिनिस्ट्री, ठीक है, कोई भी मिनिस्ट्री हो गई, जैसे मान लेते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, अगर कोई कह सकते हैं कि छोटी मोटी रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम करवा रही है, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो अगर कुछ निकलवा रही है एग्ज़ाम, तो कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री हो या एजेंसी हो अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो वो सारे प्रोविज़न जो इस बिल में दिए गए हैं सब यहाँ पे मान्य होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको पता है CUET, ये जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, तो ये जो है इसमें भी ये प्रोविज़न्स क्या होंगे, मान्य होंगे। और आने वाले समय में कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है वो सब में ये प्रोविज़न्स क्या रहेंगे, मान्य रहेंगे। अब इसमें मैं ख़ास तौर पे आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ये बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बिल का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम क्या चाहते हैं, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराई जाती है उसमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस मतलब कि भाई सबके साथ इक्वल व्यवहार हो, ऐसा ना हो कि कोई कम पढ़ के चीटिंग मार के पास हो गया और जो एकदम पूरा साल पास हो रहा है वो पढ़ रहा है पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिकॉज चीटिंग नहीं मार पाया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना है, फेयरनेस होना चाहिए। और क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, ठीक है, कि पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। और स्पेसिफिक बात करें तो सभी एस्पिरेंट्स का फ्यूचर सेफ हो, ताकि जो उन्होंने जेन्यून और सिंसियर एफर्ट्स लगाए हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उनको वो क्या मिल सके, फल मिल सके, रिवॉर्ड उनको मिल सके, ठीक है। अननेसेसरी जो बच्चे होते हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिस करके पास हो जाते हैं उनको इसमें सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन बात आ जाती है कि वो बच्चों को थोड़ा इससे दूर भी रखा गया है। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, चीटिंग कौन करेगा, जो अंदर बैठेगा, वो तो नॉर्मल चीटिंग है। लेकिन यहाँ पे ब्रॉड लेवल की बात की गई है। ब्रॉड मतलब पेपर लीक कर देना, ठीक है, OMR सीट के साथ छेड़छाड़ करना, ऐसी सारी गतिविधियों पे यहाँ पे क्या करना है, इस पे रोक लगाना है। लेकिन जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट इन द सेंस जो कि एडमिट कार्ड लेके उस एग्ज़ाम में जा रहा है और एग्ज़ाम में बैठ रहा है, उसको इस प्रोविज़न, इस प्रॉपर बिल से बाहर रखा गया है। समझ रहे हो, मतलब वो अंदर बैठ के चीटिंग कर रहा है तो नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती थी पहले कि उसको 1-2 साल के लिए बैन कर देते थे, एग्ज़ाम में नहीं देने देते थे, वो अभी भी मान्य रहेगा। लेकिन उसको सज़ा देने का प्रावधान इसमें नहीं किया है। खास तौर पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स एज डिफाइंड इन द बिल shall not be liable for action within the purview of the bill and shall continue to be covered under the extant administrative provision of the concerned public examination authority। तो बिल का एक
कह सकते हैं ये भी एक कह सकते हैं कि लूप होल है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी भी बात कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा सरकार को सोचने जैसी चीज़ होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज कैंडिडेट जो है अंदर चीटिंग अगर करेगा तो हमने बिल तो उसी के लिए बनाया, बट ओवरऑल बात करें तो ये बिल थोड़ा सा वाइड नज़रिए को देखता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने की बात करता है, जहाँ पे हज़ारों लाखों स्टूडेंट को एक साथ असर होता है। ठीक है, अगर एक रूम में कोई एक एस्पिरेंट बैठा है जो कि चीटिंग मार रहा है, ठीक है, यानी इन द सेंस मोबाइल नहीं, हाथ में कुछ लिख कर आ गया, पन्ने पे कुछ लिख कर आ गया, तो वो पकड़ाया जा सकता है, किसी पे खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो अकेले अगर पकड़ा गया तो वो उस रूम वाले में 2-4 बच्चे बता देंगे। लेकिन अगर पेपर लीक हो गया तो पूरी एग्ज़ाम ही रद्द हो जाती है। तो एक क्लासरूम को इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पूरे के पूरे हज़ारों लाखों बच्चों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्या कह रहा है इसमें? सेक्शन 2 कर रहा है इस प्रॉपर बिल में जो चीज़ें आ रही हैं कीवर्ड्स, उसको डेफिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि कैंडिडेट्स एज डिफाइंड इन द बिल, इस बिल में डिफाइंड किया होगा कैंडिडेट, कहाँ डिफाइन किया गया है? तो वो सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 में आपको पहले ही दिख रहा है कैंडिडेट, तो यानी कि कोई भी जब बिल बनता है तो उसमें कीवर्ड्स को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लीगल बुक। ठीक है, वो सुप्रीम लॉ है अपने इंडिया का। ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ अगर डिफाइंड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा लूपहोल हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करें? जैसे वंस मोमेंट के हम बात करें टेररिज्म इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन अभी रिसेंटली हमारी भारतीय न्याय संहिता जो है उसने उसको कोशिश की है डिफाइन करने की। मकोका एक एक्ट था, उसने भी उसको डिफाइन किया था। यानी किसी भी इलीगल चीज़ को अगर आप जब तक डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो क्या रहेगा? इनडायरेक्टली कह सकते हैं लीगल तरीके से ही चलता रहता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन अगर बात करें तो इस बिल में सेक्शन 2 में आता है, जो कि हर एक चीज़ को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। पहले तो इसने डिफाइन किया कैंडिडेट, कि कैंडिडेट अगर इस बिल में वर्ड यूज़ किया गया है तो कैंडिडेट है क्या? तो कैंडिडेट ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? जो पर्सन इस एग्ज़ाम को देने आएगा, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन। क्या दिया गया है उसको? परमिशन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, यूपीएससी हो सकती है, जीपीएससी हो सकती है, यूपीएससी हो सकती है, सेंट्रल की बात करेंगे, एसएससी हो सकती है, बीपीएस हो सकती है। ठीक है, जो कि उस पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठ सकता है और उसके पास एक स्क्राइब होनी चाहिए ऑन हिज बिहाफ ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी स्क्राइब इन द सेंस एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कैंडिडेट ये हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का डेफिनेशन कहाँ से मिलेगा? तो इन्होंने साफ साफ बोला है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 2 निकाल के देख लो, उसमें जितनी भी सारी डिवाइसेस का नाम है सब कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब सिंपल होगा, मिनिस्ट्री या फिर कोई डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो इसमें भी साफ साफ बोल दिया है कि आप सेक्शन 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को जाके पढ़ लो, उसके अंदर जो भी चीज़ें दिख रही हैं क्लॉज जे क्लॉज के, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हम किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, इसको भी बताया गया है कि कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, प्रोसेस एक्टिविटीज़ की जाती है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस बिल में बताई गई, डिफाइन कर दिया है। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या रहेगा? तो सिंपल सी बात है, वो इंस्टीट्यूशन जो कि एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, एसोसिएशन, बिजनेस एंटिटी, कंपनी, पार्टनरशिप और सिंगल प्रॉपर्टीयरशिप फर्म हो सकती है। और कंपनी के बारे में अगर बात करें तो साफ साफ बोल दिया कि कंपनी एक्ट 2013 को पढ़ लो, हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके अंदर हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बिल को कैसे पढ़ा जाए, मैं आपको वो बताने की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 2 डिफाइनेशन कर रहा है सभी के सभी प्रॉपर कीवर्ड्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेफिनेशन के साथ दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 बोलता है अनफेयर मीन्स की बात करता है। किसकी? अनफेयर मीन्स। आखिरकार इस बिल में किसको दंडित किया जाएगा, किस प्रैक्टिस के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, इनडायरेक्टली कह सके ऐसे कौन से गलत काम करेगा तो उससे क्या मिले? दंड मिले। तो सेक्शन 3 इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करता है।
सेक्शन 3 सारी की सारी जो गतिविधियां, जो गलत गतिविधियां हैं जिसके अब मतलब कह सकते हैं कि फलस्वरूप आपको दंड दिया जा सकता है, वो कौन सी गतिविधि है। तो पहली गतिविधि है भाई, लीक कर दो पेपर आंसर की के साथ। पेपर ही लीक कर दिया, आंसर की भी मार्केट में रिलीज़ कर दी, तो ये क्या होगा, एक रॉन्गफुल प्रैक्टिस है, अनलॉफुल कह सकते हैं कि आपका एक प्रैक्टिस है, अनफेयर मीन्स है, ठीक है। तो ये अगर किसी कोई करता हुआ पकड़ा है तो उसको दंड दिया जाएगा। और इस प्रॉपर गतिविधि में कोई अगर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कि भाई मान लेते हैं कि भाई अहमदाबाद से एक पेपर लीक किया और 2 जन पेपर लीक करने वाले थे, लेकिन प्लानिंग करने वाले 50 थे, तो वो सभी के सभी को क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रॉपर गतिविधि में पार्टिसिपेट किया है। फिर बाद में OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, OMR सीट के साथ या फिर क्वेश्चन पेपर के साथ क्या करना, छेड़छाड़ करना एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। आपको पता होगा कोई एग्ज़ाम देने गया होगा यूपीएससी की, तो आपको दिखाया जाता है ऐसे, जब पेपर या OMR सीट देते हैं उससे पहले दिखाया जाता है कि देख लो एक बार सील पैक है, कैमरे के सामने दिखाते हैं, ठीक है। अगर वो सील नहीं है, ठीक है, फटा हुआ है कहीं से, कुछ उसमें पहले से ही एक्सेस कर लिया गया है, तो वो भी क्या रहेगा आपका इस बिल के अंदर कवर किया गया, वो इट्स अ अनफेयर मीन्स। फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये भी क्या है, अनऑथराइज्ड है। फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कैंडिडेट की मदद करना। फिर आंसर सीट के साथ टेम्परिंग करना, ठीक है। और अल्टरिंग द असेसमेंट एक्सेप्ट द करेक्शन बोनाफाइड एरर, यानी कि कोई क्वेश्चन को क्या कर देना, चेंज कर देना। पहले अगर कोई एरर है तो ठीक है, अगर एरर नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो क्वेश्चन को, तो वो भी क्या है, गलत रहेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंडक्ट बनाया गया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उसका वायलेशन करना, ठीक है, वो भी विलफुल तरीके से जानबूझ के, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, इसके अंदर काउंट किया गया है। और किसी भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, जब फाइनल मेरिट आ जाती है तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को पता है वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। उस डॉक्यूमेंट के साथ अगर छेड़छाड़ करता है कोई अथॉरिटी या कोई भी पर्सन, तो वो भी क्या रहेगा, इसके अंदर इस बिल में काउंट किया गया है। आपने ज़रूर देखा होगा बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लेके तो जाते हो, लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं हमको तो मिला ही नहीं, और ऐसा भी बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है क्या है, आपने 2020 का बनाया था लेकिन हमको तो चाहिए 2021 का, ठीक है। तो उसमें आपने भले 2021 का बनाया होगा, लेकिन उसमें क्या किया, अल्टरनेशन कर दिया। आपके साथ हो सकता है कोई रंजिश हो, डेट्स वाई। तो ऐसी चीज़ें भी अगर कोई करता है तो ये जो है आपका इलीगल माना जाएगा। दूसरा अगर बात करें अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में अगर किसी ने छेड़छाड़ की, डेट्स के एलोकेशन में कुछ छेड़छाड़ की, तो ये भी क्या किया जाएगा, दंडनीय अपराध काउंट किया जाएगा। और एग्जामिनेशन में कुछ होते हैं हमारे लड़के, ठीक है, थ्रेटनिंग द लाइफ लिबर्टी और रॉन्गफुल रिस्ट्रेइंग पर्सन, कि भाई उनको एग्ज़ाम में घुसने नहीं दिया, या फिर कह सकते हैं अगर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, ऐसा बोल दिया तने तो मैं जोई लईस मारी नाखी सेम बधु, कुछ भी अगर उल्टा सीधा बोला, ठीक है, यानी उसको थ्रेटन किया लाइफ, मतलब उसके जान माल पे अगर उसको खतरा आता है, तो वो प्रॉपर क्या रहेगा, वो मतलब कह सकते हैं बाहर से, कैंडिडेट को तो मैं अलाउड नहीं कर रहा हूँ, कैंडिडेट तो क्या है अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर का कोई पर्सन आता है और बोलता है कि भाई अगर चीटिंग नहीं होने दी तो हम देख लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, तो ऐसा कोई भी बंदा अगर आता है तो वो जो है इस प्रॉपर एक्ट में दंडित किया जाएगा। और फेक वेबसाइट बनाना, कुछ लोग होते हैं, ऐसा इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे आपको फेक पोर्टल मिल जाएंगे जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो कि भाई मान लेते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक एग्ज़ाम है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही नहीं पता, और उसका एक प्रॉपर पोर्टल बन गया है, पूरे गांव देहात में कह सकते हैं वायरल कर दिया है कि इस पर क्लिक करो, जो है 5000 भर्तियाँ हैं और 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर के आपका जो है सिर्फ इंटरव्यू देना है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। बताओ, ऐसे ही आपको लिंक आएगी, आप क्लिक करोगे, 200 रुपये भरोगे और आपका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि भाई आपको ठग लिया गया। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट ही क्या थी, फेक थी। तो ऐसे भी चीज़ें अगर कोई करता है तो इसमें इलीगल माना गया है। और फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, फेक एडमिट कार्ड बनाना, ये सब चीज़ें क्या है आपका स्पेसिफिक इसके अंदर दंडनीय बताया गया है। तो ये सेक्शन 3 था जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं जो कि अनफेयर मीन्स है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 4 कि भाई कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो वो कोई भी पर्सन हो, वो सबको क्या किया जाएगा, इसके अंदर काउंट किया जाएगा। ऐसा कोई भी पर्सन को छोड़ा नहीं जाएगा और उसको दंड दिया जाएगा। सेक्शन 5 की अगर बात करें, कोई भी अगर पर्सन हो जो कि इसमें हु इज़ नॉट अ कैंडिडेट, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है,
नो पर्सन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड और इंगेज्ड विद द वर्क परटेनिंग टू द पब्लिक एग्जामिनेशन और कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन और हु इज़ नॉट अ कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट नहीं है, अगर वो ऐसी कोई हरकतें करता है और प्रीमाइस में एंटर करने की कोशिश करता है और एंटर करने के बाद ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सेक्शन 5 बोलता है कि डिसरप्ट कर रहा है, एग्जामिनेशन को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, रोक रहा है, उसमें अल्टरनेशन कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को अगर आप देखो ध्यान से, तो सेक्शन 7 बोलता है कि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा कभी स्कूल गांव देहात में कि क्लासरूम में ऑलरेडी बेंचेस की कमी है, ठीक है, 10 बेंच चाहिए थी, 5 ही बेंच है, 5 बेंच पे हो सकता है कि भाई बिठा लिए, लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं देखने मिलता है कि कॉलेज में एग्ज़ाम हो ही नहीं रही है, ठीक है, ग्राउंड में बिठा के एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है। तो एग्जामिनेशन सेंटर के, एग्जामिनेशन क्लास में, एग्जामिनेशन ब्लॉक के बाहर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है आउट ऑफ द प्रीमाइस, ठीक है, सेक्शन 7 क्या बोलता है, नो प्रीमाइस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर ऐसा कोई करता हुआ दिखा तो उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन 8 थोड़ा टेक्निकल है, इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने, ये आखिरकार चैप्टर 3 पे आते हैं और स्पेसिफिक बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 बोलता है कि सभी ऑफेंसेस जो मैंने आपको बताया सेक्शन 3 में, वो सभी क्या है, एक ऐसे एक्ट हैं जो कि कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि आप अगर इस एक्ट में फंसे, यानी स्पेसिफिक ये कोई कार्य करते हुए फंसे और ये बिल जो है साफ साफ बोलता है कि अगर इसमें फंस गए तो बेलेबल नहीं है, यानी आपको बेल इशू नहीं किया जाएगा, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। और दूसरा सेक्शन 10 की अगर बात करें तो कैसी पनिशमेंट दी जाएगी, तो पनिशमेंट जो है आपको कम से कम, साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 3 साल की सज़ा यानी जेल, और ये जो है 5 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। और फाइन की अगर बात करें तो 10 लाख रुपए तक का फाइन का इसमें प्रावधान किया गया है। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, फाइन नहीं भर पाते हो, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी क्या बोलते हैं दंड दिया जाएगा उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से, स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है आपका साफ साफ दिया हुआ है सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम दिया है। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 11 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम आपका इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज क्राइम को साफ साफ बताया गया है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है कि एक इंसान नहीं होता है, उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो इंटेंशनली क्या करते हैं, किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, कोई साफ तौर पे अगर बात करूं तो पैसे के लिए गलत काम करते हैं और उनको उसमें क्या है, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर लीक करोगे तो प्रॉफिट के लिए ही करोगे, ठीक है। तो एक पर्सन तो करेगा नहीं, 2-4 लोग करेंगे, एक पूरा इंस्टीट्यूशन लगा रहेगा, कोई एजेंसी लगी रहेगी। तो अगर ऐसा कोई बंदा है, ऐसी कोई कह सकते हैं ग्रुप है, गैंग है, जो कि इस प्रॉपर अनएथिकल प्रैक्टिस को ओबे कर रही है, तो उसको क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम में काउंट किया जाएगा और उसको कम से कम, ठीक है, कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। पहले में 3 साल थी, बट ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर आओगे तो 3 साल से नहीं 5 साल मिनिमम सज़ा होगी, जो कि आगे जाके 10 साल भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, 10 ईयर भी की जा सकती है। और फाइन जो है कितना लगेगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए, नॉट बी लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ तो हो गए, उससे ज़्यादा भी 100 करोड़ तक भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है बिल में कि अगर ऐसा होता है, पेपर लीक होता है, पेपर लीक होगा तो ऑब्वियस सी बात है सब जगह जो है सेंटर्स में साफ साफ बोल दिया जाता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट मत करो, तो लाखों लोगों का कह सकते हैं भविष्य दाव पे लग जाता है। और प्रॉपर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो वो जितना भी रुपए खर्चा हुआ है प्रॉपर उस इंस्टीट्यूशन से या फिर कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप के साथ वसूला जाएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ तो मिनिमम बोला गया है, ठीक है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन पकड़ा रहा है, कोई बड़ी संस्था पकड़ा रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, नहीं जब्त किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 क्या कह रहा है, सेक्शन 12 कहता है कि भाई कौन सा ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा इस प्रॉपर अगर इशू होता है, तो ये ऑफिसर का नाम रहेगा, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेजिग्नेशन क्या है, रैंक क्या रहेगी, रैंक रहेगी आपकी डीएसपी,
ठीक है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी आपको पता है, कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम होती है तो क्लास 1 ऑफिसर होता है, ठीक है। स्टेट का सबसे, स्टेट गवर्नमेंट का कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस का सबसे बड़ा ऑफिसर जो कि पुलिस में आता है, स्टेट पीसीएस का डीवाईएसपी, ठीक है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसका प्रमोशन होते होते जस्ट उसका अगला प्रमोशन आईपीएस ही होता है, ठीक है। तो डीएसपी क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, या तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एएसपी भी क्या कर सकता है उसको, सॉरी एसीपी भी क्या कर सकता है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्पेसिफिक, अगर तो अभी तो इतना ही रखते हैं इसमें। और हाँ, एक और चीज़ रह जाता है, सेक्शन 16 बोलता है पावर टू मेक रूल्स। आखिरकार इसके अंदर रूल्स और भी एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना हो तो किसके हाथ में रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में कभी भी प्रकाशित कर सकती है और वो रूल अमेंड हो जाएगा, ठीक है, और रूल इसमें जो है एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर दिया जाएगा। तो ये था आपका, कह सकते हैं हमने जो चर्चा की, द प्रिवेंशन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल 2024, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और कुछ ही दिनों में ये एक्ट जो है आपका स्पेसिफिक एक बन के रेडी हो जाएगा और आपको आने वाले समय में इसका फलस्वरूप देखने मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।